हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि इसके पिछले वीडियो में हम ई रूटेरिया 7500 MCQ प्रश्न के अंतर्गत इसके पिछले वीडियो में हम सेट नंबर 17 पढ़ चुके थे। आज देखेंगे इस वीडियो में सेट नंबर 18। सेट नंबर 18 से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य एवं प्रश्न बनते हैं हम उन्हें सभी इस वीडियो में कराएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना होगा। तो 1 देखिएगा, थोड़ा जूम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है तो 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगर पालिका कानून को अघत बनाया गया है? तो याद रखिएगा 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था। तो देखिएगा 74वां संविधान संशोधन ऑप्शन नंबर सी होगा। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। देखिएगा 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ है, कब बना है? तो 1992 में बना है और 1993 में लागू हुआ है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 74वां संविधान संशोधन जो है नगर पालिका या नगर निगम से संबंधित हैं। इसी में कुल 18 विषय हैं। इसमें कुल कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं। नगर पालिका का उल्लेख जो है संविधान के भाग 9 के ए में है, और अनुसूची अगर पूछेंगे तो अनुसूची 12 में है। आप इसे ध्यान से रखिएगा याद, नहीं तो आप जानते ही होंगे ये सभी चीज़। देखिएगा नगर निगम से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। देखिएगा क्या है? तो नगर निगम 74वें संविधान संशोधन के बारे में हम देखेंगे। देखिएगा पूछेंगे 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1992 में। लेकिन पूछेंगे लागू कब हुआ है? तो 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 को लागू हुआ है। इसमें कुल 12वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। लेकिन पूछे हैं विषय कितना है? तो विषय 18 हैं। लेकिन पूछेंगे नगर पालिका का उल्लेख जो है अनुच्छेद कितना से कितना तक है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड एच तक है, आप जी तक है, 243 जेड जी तक है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन आप जानते ही होंगे कि नगर पालिका क्या बोले हैं? नगर पालिका के 3 स्तर हैं। एक है नगर पालिका, दूसरा है नगर परिषद, और तीसरा जो होता है नगर निगम होता है। पहला क्या बोले हैं? नगर पालिका है, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। नगर निगम, नगर पालिका का जो उल्लेख है, नगर पालिका का जो उल्लेख है अनुच्छेद 169 में है, और नगर परिषद का कितना है? तो 34 में है। नगर निगम जो है कितना? तो 10 में। कितना? तो 10 में है। लेकिन पूछेंगे इसकी जनसंख्या का आधार क्या हो सकता है? तो 20,000 से 1 लाख तक हो सकता है, और नगर परिषद का 1 लाख से 5 लाख तक हो सकता है, और नगर निगम का जो है 5 लाख से अधिक हो सकता है, 5 लाख से अधिक हो सकता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। नगर पालिका क्या बोले हैं? नगर पालिका के अध्यक्ष को चेयरमैन कहते हैं। नगर पालिका के अध्यक्ष को चेयरमैन कहते हैं, और नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति कहते हैं। नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति, और नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर कहते हैं, महापौर कहते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आप जानते हैं कि नगर परिषद के लिए कितनी उम्र चाहिए? तो 21 वर्ष। कितने वर्ष? तो 21 वर्ष होना चाहिए आपको चुनाव में खड़ा होने के लिए। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन देखिएगा कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो नगर निगम या नगर पालिका से संबंधित हैं। तो नगर निगम से संबंधित अनुच्छेद देखिएगा
क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। हम पूरे चीज़ बताते जा रहे हैं, बस आप इसे ध्यान से देखिएगा। किससे संबंधित होगा? तो नगर निगम से। देखिएगा 243 क्या बोले हैं? 243 पी से 243 जेड जी तक इसका उल्लेख है, जिसमें हम देखेंगे 243 पी में 243 पी में जो है नगर पालिका का परिभाषा है। नगर पालिका का क्या है? तो परिभाषा है। और 243 क्यू में 243 क्यू में नगर पालिकाओं का गठन है। 243 क्यू में नगर पालिकाओं का गठन है। और 243 आर में नगर पालिकाओं की संरचना है। 243 आर में नगर पालिकाओं की संरचना है। और 243 यस में वार्ड समिति आदि संगठन है। वार्ड समिति का संगठन है। और 243 टी में 243 टी में जो है स्थानों का आरक्षण है। स्थानों का आरक्षण है। और 243 यू में जो है 243 यू में याद रखिएगा 243 क्या बोले हैं? यू में जो है नगर पालिकाओं के बीच की अवधि है। नगर पालिकाओं के बीच की अवधि है 243 यू। और 243 भी देखिएगा 243 के भी में जो है सदस्यता के लिए आहर्त हैं। सदस्यता के लिए क्या है? तो आहर्त हैं। और 243 डब्लू में जो है नगर पालिकाओं की शक्ति का उल्लेख है। नगर पालिकाओं की शक्ति का उल्लेख है 243 के डब्लू में है। और 243 क्या बोले हैं? 243 के एक्स में जो है नगर पालिका द्वारा अधिरोपित शक्तियाँ और नीतियाँ का उल्लेख है 243 के एक्स में। और 243 के वायु में जो है वित्त आयोग का प्रावधान है। वित्त आयोग का प्रावधान है। और 243 के जेड ए में जो है नगर पालिकाओं का निर्वाचन है। नगर पालिकाओं का निर्वाचन है। और 243 के जेड बी में 243 के जेड बी में जो है संघ राज्य क्षेत्र को लागू ना होना। संघ राज्य क्षेत्र को लागू ना होना 243 के जेड बी में है। और 243 के जेड सी में है कापातीय क्षेत्रों को लागू करना। कापातीय क्षेत्र को लागू करना। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। नगर निगम से जितने भी तथ्य एवं महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे हम वैसे भी करवाए हैं। अब देखते हैं इसी में 73वां संविधान संशोधन जो अति महत्वपूर्ण है, जो पंचायती राज से संबंध रखता है। तो देखिएगा 73वां संविधान संशोधन 1992 में बना है और 1993 में लागू हुआ। 1993 में लागू हुआ है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज से संबंध रखता है। पंचायती राज से संबंध रखता है। लेकिन पूछेंगे पंचायती राज का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 9 में है। भाग 9 में है। लेकिन अनुसूची पूछेंगे किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 11 में। अनुसूची 11 में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसमें कुल 29 विषय हैं। कितना? तो इसमें कुल 29 विषय हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं इसी से संबंधित कुछ और तथ्य जो होगा 73वां संविधान संशोधन से ही संबंधित हैं। 73वां संविधान संशोधन से ही संबंधित होंगे। देखिएगा अगर पूछेंगे यहाँ पर पंचायती राज क्या बोले हैं? पंचायती राज सबसे पहले लॉर्ड रिपन के काल में 1882 में लागू हुआ था। 1882 में स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा का हैसियत रखा गया। मैग्ना कार्टा का। तब पूछेंगे मैग्ना कार्टा का संबंध किससे है? तो बोलिएगा पंचायती राज से। पंचायती राज से। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और लॉर्ड रिपन को ही भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो आपको एग्जाम में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। देखिएगा पंचायती राज से संबंधित देखेंगे। देखिए पंचायती राज सूची का विषय है। देखिएगा पंचायती राज जो है, पंचायती राज 73वां संविधान से संबंधित हम देख रहे हैं। पंचायती राज जो है राज सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? तो राज सूची का विषय है। इसमें देखिएगा 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में
वर्णित किया गया है। पंचायती राज से संबंधित देखेंगे जो है पंचायती राज में है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में लाया गया था। बलवंत राय मेहता समिति जो है त्रिस्तरीय समिति है। अशोक मेहता समिति, क्या बोले हैं, अशोक मेहता समिति जो है 1977 में लाया गया, 1977 में लाया गया है। ये द्विस्तरीय समिति है कि कितना तो द्विस्तरीय समिति है, आप ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा जो है जी बी राव समिति 1985 में लाया गया है। जी.बी. राव समिति कब लाया गया था? 1985 में लाया गया था। एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में लाया गया, 1986 में लाया गया है। संथान समिति या थुंगन समिति जो है 1962 में लाया गया, 1962 में। असादिक अली समिति 1964 में लाया गया था, 1964 में लाया गया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब जैसे आप जानते हैं कि इसमें कुल 29 विषय हैं, लेकिन पूछेंगे इसको दर्जा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 243 में है। पंचायती राज जो है अनुच्छेद 243 में है। लेकिन पूछेंगे पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को। आप ध्यान से याद रखिएगा, पंचायती राज कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज प्रणाली का शुभ आरंभ पंचायती राज प्रणाली का शुभ आरंभ जो हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था, 1959 को हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा के अंतर्गत महिलाओं को ग्राम पंचायत में 50% का आरक्षण दिया गया था। कितना? तो 50% का आरक्षण दिया गया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। पंचायती राज जो है त्रिस्तरीय से संबंधित है। पंचायती राज किस त्रिस्तरीय से संबंधित है? एक है ग्राम पंचायत, दूसरा है ब्लॉक स्तर, और तीसरा जो है जिला परिषद है। तीसरा क्या है? तो जिला परिषद है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। पंचायत भंग होने पर, पंचायत जो भंग होता है उस 6 माह के अंदर जो है चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। क्या बोलें देखिएगा। मिजोरम ये जो है अति महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकता है। मिजोरम, मेघालय, नागालैंड में जो है पंचायती राज नहीं है। पंचायत चुनाव जो होता है प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। पंचायत चुनाव जो प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। और ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। कितना? तो 5 वर्ष होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। पंचायत चुनाव का निर्णय राज्य सरकार करता है। क्या बोले हैं? पंचायत चुनाव का जो है निर्णय कौन करता है? तो राज्य सरकार करता है। अब ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक प्राधिकरण करता है। ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक प्राधिकरण करते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब देखते हैं पंचायती राज से संबंधित समितियां और गठन। पंचायती राज से संबंधित समितियां और क्या? तो गठन। देखिएगा तब पूछेंगे बलवंत राय मेहता समिति, पंचायती राज से समितियां और क्या बोले हैं? गठन। तो देखिएगा बलवंत राय मेहता समिति, क्या बोले? बलवंत राय मेहता समिति कब आया था? 1957 में आया था। पूछेंगे अशोक मेहता समिति कब आया था? अशोक मेहता समिति कब आया था? तो 1977 में। हनुमत राव समिति कब आया था? तो 1983 में आया था, 1983 में आया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके जो अलावा हैं जी.भी. के राव समिति, राव समिति जो आया था 1985 में आया था, 1985 में आया था। इसके अलावा है एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में आया था, 1986 में आया था। इसके अलावा है थुंगन समिति, क्या बोले हैं? थुंगन समिति 1988 में आया था, 1988 में आया था। इसके अलावा जो है हरलाल सिंह खाड़ा समिति कब आया था? 1990 में आया था, 1990 में आया था। मल्होत्रा समिति 1993 में आया था।
मल्होत्रा समिति कब था? 1993 में आया था। क्या तो महालनोबिस समिति 1960 में था। महालनोबिस समिति 1960 में आया था। रंगराजन समिति 2012 में आया था। रंगराजन समिति 2012 में आया था। राजा चलैया समिति 1991 में आया था। राजा चलैया समिति 1991 में आया था। सहकारिता आयोग 1983 में आया था। सहकारिता आयोग 1983 में आया था। नरसिंह राव समिति 1991 में आया था। नरसिंह राव समिति 1991 में आया था। पे ध्यान से याद रखिएगा। अब देखते हैं पंचायती राज से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उससे देखिएगा। पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो पंचायती राज का जो उल्लेख है अनुच्छेद 243 में जो है परिभाषा है। 243 में क्या है? तो परिभाषा है। और 243 के ए में 243 के ए में जो है ग्राम सभा है। क्या? तो ग्राम सभा है। लेकिन पूछेंगे ग्राम पंचायत तो याद रखिएगा 40, ग्राम पंचायत 40 है। ग्राम सभा 243 के ए में है। अब देखिएगा अनुच्छेद 243 के बी में जो है ग्राम पंचायतों का गठन है। ग्राम पंचायतों का गठन है 243 के बी में है। और 243 के सी में 243 के जो सी में है पंचायतों की संरचना है। पंचायतों की संरचना है 243 के सी में। और 243 के डी में 243 के डी में जो है स्थानों का संरक्षण है। स्थानों का संरक्षण है। और 243 के ई में 243 के ई में जो है पंचायतों के कार्यकाल है। पंचायतों का कार्यकाल आप जानते हैं कि 5 वर्ष होता है। पंचायतों का कार्यकाल है ई में है। और 243 के ई एफ में 243 के एफ में जो है 243 के एफ में जो है सदस्यता के लिए अयोग्यता है। सदस्यता के लिए अयोग्यता है। अनुच्छेद 243 के जी में पंचायतों की शक्तियाँ हैं। पंचायतों की शक्तियाँ 243 के जी में है। और 243 के एच में जो है पंचायत द्वारा अधिरोपित शक्तियाँ हैं। और 243 की आई में 243 की आई में जो है वित्तीय स्थिति में पुनराविलोकन है। वित्तीय स्थिति में पुनराविलोकन है। और 243 के जे में है पंचायतों की लेखा संपरीक्ष है। और 243 के के में है पंचायतों के लिए निर्वाचन अर्थात चुनाव है। 243 के में है। और 243 के यल में जो है संघ राज्य क्षेत्र में लागू होना। और 243 के यम में जो है इसी भाग में कपातीय क्षेत्र है। यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जो है 71वां संविधान संशोधन से संबंधित। देखिएगा 71वां संविधान संशोधन कब हुआ है? तो 71वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में हुआ था। और 1992 में जो हुआ था इनके द्वारा संविधान सभा में 3 भाषा जोड़े गए थे जो है नमक। याद करने के लिए हम बोल रहे हैं न से होगा नेपाली, म से होगा मणिपुरी और क से होगा कोकनी। क्या बोले हैं? नेपाली, मणिपुरी, कोकनी। और कोकनी भाषा जो है गोवा में बोला जाता है। कोकनी भाषा कहाँ? तो गोवा में बोला जाता है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। और 72वां संविधान संशोधन के द्वारा त्रिपुरा को विशेष राज्य का दर्जा भी दिया गया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं इसी से संबंधित कुछ अनुसूचियाँ। तो देखिएगा प्रथम अनुसूची और दूसरा अनुसूची, जैसे आपको आधी होगा कि प्रथम अनुसूची और दूसरा अनुसूची में क्या चीज़ है। तो देखिएगा इसमें जो है पूछेंगे प्रथम अनुसूची में क्या है। आप जानते हैं कि अनुसूचियों की संख्या कितना है? तो 12 है। अनुसूचियों की संख्या 12 है। और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितने थे? तो 8 थे। कितने थे? तो 8 थे। तो देखिएगा जिसमें से हम बता रहे हैं 12। प्रथम अनुसूची में है, याद रखिएगा, संघ एवं राज्यों का उल्लेख किस अनुसूची में? तो प्रथम अनुसूची में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और दूसरा अनुसूची में क्या है? तो याद रखिएगा दूसरा अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, क्या बोले हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के वेतन एवं भत्ते हैं दूसरा अनुसूची में। और तीसरा अनुसूची में जो है याद रखिएगा तीसरा अनुसूची में जो है प्रतिज्ञन है। क्या? तो प्रतिज्ञन है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। चौथा अनुसूची में जो याद रखिएगा राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यों का आवंटन है। चौथा अनुसूची में
5वां अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में प्रशासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रशासन। और छठी अनुसूची में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति को प्रशासनिक अधिकार है। 7वां अनुसूची में जो है 7वां अनुसूची में संघ राज्य तथा समवर्ती सूची है, संघ राज्य एवं समवर्ती सूची है, यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। और 9वीं अनुसूची में 9वीं अनुसूची याद रखिएगा भूमि सुधार है। 9वीं अनुसूची क्या, तो भूमि सुधार है जो वर्ष 1951 में लाया गया था प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। 10वीं अनुसूची में दल बदल, 10वीं अनुसूची में दल बदल और दल बदल 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। और 12वीं अनुसूची में जो है पंचायत नगर पालिका, 12वीं अनुसूची में क्या, तो पंचायती है, नगर निगम है। देखिएगा एक मिनट, 11वीं अनुसूची में पंचायती और 12वीं अनुसूची में जो है नगर निगम है। यह 1992 में भी लाया गया था और ये भी 1992 में लाया गया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं इसी में सूची से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं कौन से विषय किस सूची में रखा गया है। जैसे एक होता है राज्य सूची, क्या होता है, एक है राज्य सूची, दूसरा है समवर्ती सूची और तीसरा है केंद्र सूची, क्या, तो केंद्र सूची। तो देखिएगा पहला तो है राज्य सूची में कृषि जो है राज्य सूची में है। हम बोलते जा रहे हैं, आप उसे अपने कॉपी पर नोट करते जाइएगा ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो पंचायती राज और नगर निगम से एक भी प्रश्न छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। कृषि राज्य सूची में आता है, पुलिस राज्य सूची में आता है, प्रशासन राज्य सूची में आता है, लोक स्वच्छ राज्य सूची में आता है, पंचायती राज राज्य सूची में आता है, अकस्मात राज्य सूची में आता है, क्या, तो नदी राज्य सूची में आता है, GRPF राज्य सूची में आता है। इसे ध्यान से याद रखिएगा। समवर्ती सूची में देखिएगा वन, शिक्षा, नियोजन, मजदूर संघ, परिवार नियोजन, संघ, वन, शिक्षा, परिवार नियोजन, मजदूर, ये किस में है, तो समवर्ती सूची में। और केंद्र सूची में देखिएगा सेवा, जनगणना, बैंक, रेल, डाक, मुद्रा। दोबारा बोलते हैं, सेवा, जनगणना, बैंक, रेल, डाक, मुद्रा की सूची में आता है, तो केंद्र सूची में आता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो 2। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो 2। क्वेश्चन नंबर 1 से जितने भी प्रश्न एवं महत्वपूर्ण तथ्य बनते थे हम वहीं से भी खंगार दिए हैं। बस आप इसे ध्यान से दोबारा देख लीजिएगा या दोबारा सुन लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना, तो 2 है। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निश्चित, राष्ट्रीय महिला आयोग कार्य से संबंधित कौन तथ्य कौन है, तो याद रखिएगा इसका जो होगा CM। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में आया है, धारा 10 में है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना, तो 3 देखिएगा। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं थी, कांग्रेस की कौन सी मांग नहीं थी, तो याद रखिएगा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का एकीकरण, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का एकीकरण का मांग नहीं था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4, क्वेश्चन नंबर कितना, तो 4 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष जो था, देखिएगा किस वर्ष लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई, तो 1835 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा ताकि अगर ये सभी प्रश्न पूछे जाए तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। तो देखिएगा अब इसके बारे में हम बताते हैं, बस आप इसे ध्यान से सुनते रहिएगा। देखिएगा क्या है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तब पूछेंगे भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, जिन्होंने 1828 से 1835 तक अपने पदभार संभाले थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक का जो जन्म हुआ था
14 सितंबर 1774 को इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ तो इंग्लैंड में हुआ था। उनके पिता ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे थे। 16 साल की उम्र में लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो था 16 साल की उम्र में ब्रिटिश सेना में शामिल हुए थे और 1798 में कर्नल पद पर भी बने थे। देखिएगा 1803 में क्या बोले हैं, 1803 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक मद्रास का राज्यपाल भी बना है। 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने वाले कानून प्राप्त बनाए हैं राजाराम मोहन के सहयोग से। 1830 में लॉर्ड विलियम ने ठगी प्रथा को समाप्त किया है। क्या तो कैप्टन सलीमैन की सहायता से। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं इसी से संबंधित जो होगा 1833 से चार्टर एक्ट जो है, देखिएगा आप इसे ध्यान दें। इससे संबंधित कुछ जुड़ी बातें हम बता रहे हैं 1833 से। देखिएगा आप ध्यान से याद रखिएगा। इस एक्ट को 1833 के एक्ट को हेलेना एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 1833 के एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। 1833 से 1853 तक भारत में क्षेत्रीय कब्जा करने की अनुमति की गई थी। किसे तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा हम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया गया था। चार्टर एक्ट 1833 के तहत 1833 के तहत 1833 एक्ट के तहत भारत के पहले गवर्नर जनरल को लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने थे। इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। किस एक्ट के तहत? 1833 के एक्ट के तहत। लेकिन आगे देखिएगा, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधियां शक्तियां छीन ली गई थी। बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसियां जो शक्ति छीन ली गई थी, किस एक्ट के तहत? तो 1833 के एक्ट के तहत ही। आगे क्या तो देखिएगा, इसी एक्ट के तहत 1833 के एक्ट के तहत ही भारत का पहला विधि आयोग बनाया गया था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस मामले में को भारत में जनहित याचिका का पहला दर्जा मामला माना जाता है? तो 5 का जो होगा वो क्या तो हुसनैरा खातून बनाम बिहार, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिएगा, इसने विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान की, ये सही है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक कार्यों का समाप्त कर देता है, ये गलत है। यूरोपीय प्रवासन और भारत में संपत्ति के अधिकरण का सभी प्रावधान हटाए गए हैं, ये सही है। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा आगे क्या, तो सप्तऋषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? सप्तऋषि के संबंध में तो याद रखिएगा, तारों के समूह को सप्तऋषि कहा जाता है। और सप्तऋषि का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में किया गया था। किस वेद में? तो ऋग्वेद में किया गया था। तो देखिएगा सप्तऋषि से संबंधित तथ्य देखिएगा। सप्त ऋषियों को वेदों में वर्णित 7 ऋषियों का समूह कहा गया है, जिसे वैदिक धर्म का संरक्षण सप्त ऋषियों को कहा गया है। सप्त ऋषियों के नाम में जो है याद रखिएगा, एक है कश्यप, कौन है? तो कश्यप है, क्या बोले हैं? कश्यप। दूसरा जो है अत्रि है, तीसरा है वशिष्ठ, उसके बाद है विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भारद्वाज। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा।
सप्त ऋषियों के नाम पर ही 7 गोत्र के नाम पड़ा है। सप्त ऋषियों के नाम पर ही 7 गोत्र का नाम पड़ा है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। सप्त ऋषियों के बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के मानसिक संकल्प से उत्पन्न हुए, मानसिक संकल्प से उत्पन्न हुए थे। सप्त ऋषि एक रूप से नक्षत्र लोक में सप्त ऋषि मंडल में रहते हैं, जो भूलोक में शिक्षित हैं, भूलोक में शिक्षित हैं। देखिएगा, सप्त ऋषि के अनुसार 4 युग हैं, 4 युग है सप्त ऋषि के। एक है सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, जिसमें से सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग चले और कलयुग, जिसे कलिका युग भी कहा जाता है, वे आने वाले हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। सप्त ऋषि को तारामंडल कहा जाता है, सप्त ऋषि को तारामंडल कहा जाता है। तारामंडल पृथ्वी की ऊपरी गोलार्ध में दिखता है। तारामंडल जो है पृथ्वी की ऊपरी गोलार्ध में दिखता है। सप्त ऋषि तारामंडल को आकाश में फाल्गुन चैत माह से लेकर आसीन भादो के महीने तक दिखता है। तो देखिएगा, ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तब पूछेंगे सप्त ऋषि जो हैं आकाश में फागुन चैत महीना से लेकर सावन भादो महीने तक दिखता है। सप्त ऋषि तारामंडल में चारों ओर चौकोर और छीन तिरछी दिखते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, अब क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो 9वां। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8वां होगा। देखिएगा, सप्त ऋषि क्रूत एवं पुलह को मिलने वाली रेखा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो 8 का जो होगा ए है, क्या तो उत्तर कहते हैं, क्या तो उत्तर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9। क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 9 देखिएगा। ध्रुव तारा यह एक स्थिर तारा है। ध्रुव तारा जो है यह एक स्थिर तारा है। किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, ध्रुव तारा जो है उत्तरी अक्षांश से संबंधित है, उत्तरी अक्षांश से संबंधित है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित में से यूक्रेन के साथ अपनी सीमा लगाने वाले कौन है? यूक्रेन के साथ अपनी सीमा लगाने वाले कौन है? तो याद रखिएगा 10 का जो होगा कितना, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो होगा कौन कौन है, तो देखिएगा रोमानिया है, कौन है, तो रोमानिया है, मालडोवा है, कौन है, रोमानिया मालडोवा है, काला सागर है और रूस है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 10 का सी। देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो अशोक के शिलालेख के अनुसार मगध साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन से प्रांतीय केंद्र शामिल थे? कौन से प्रांतीय केंद्र शामिल थे? तो याद रखिएगा, तोसली था, उज्जैनी था, तक्षशिला था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होते हैं सांस्कृतिक पर। किस पर? तो सांस्कृतिक पर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 क्या, तो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की ओर रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो क्या मातृभिंड। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित सतरित चट्टान शीर्ष चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? तो 14 जो होगा डी है, गांधार कला। क्या, तो गांधार कला में सबसे ज्यादा मूर्ति कला का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो 15 देखिएगा, किस मुगल बादशाह को बाजिर गाजी ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो याद रखिएगा, यह जो होगा 15 को जो होगा क्या, तो शाह आलम द्वितीय। क्या, तो शाह आलम द्वितीय। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब देखते हैं शाह आलम द्वितीय के बारे में। देखिएगा, शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल जो है, शाह आलम द्वितीय जो कार्यकाल है 1759 से 1806 है, 1806। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसका जो वास्तविक नाम है, शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर है। तब पूछेंगे शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या, तो अली गौहर है। इनके पिता जो हैं आलमगीर द्वितीय थे। इसके पिता आलमगीर द्वितीय थे।
शाह आलम द्वितीय के बचपन का, अलीगढ़ और इसके पिता का नाम शाह आलम द्वितीय थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यह मुगल बादशाह घोषित कर, इस जो अली गौहर थी उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया था और दिल्ली का सिंहासन पर 1760 से 1771 तक दिल्ली का सिंहासन जो था, दिल्ली का सिंहासन 1760 से 1771 तक खाली रहा था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। उस समय राजा कौन थे? तो शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय था। लेकिन देखिएगा 1772 में शाह आलम द्वितीय ने मराठों की सहायता से दिल्ली पहुंच गया, मराठों की सहायता से दिल्ली पहुंच गया, लेकिन दिल्ली पर अंग्रेज अधिकार हो गया था, अंग्रेज का अधिकार हो गया था। तब पूछेंगे किसकी सहायता से पहुंचा था? तो मराठों की सहायता से। कब? तो 1772 में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 16। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 16 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय बताए हैं? फलों की गुणवत्ता के सुधार करने के लिए उपाय बताए हैं। तब फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। निम्नलिखित में से निम्न देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौता का पक्ष धार रहा है? तो 17 का जो होगा हैदराबाद था। कौन? तो हैदराबाद था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18। क्या है? तो 18 देखिएगा। सोमनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? स्थापित दल का नाम क्या था? तो क्रांतिकारी समाजवादी दल था, क्रांतिकारी समाजवादी दल था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब देखिएगा सोमेंद्र नाथ टैगोर के संबंध में। तो देखिएगा सोमेंद्र नाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के पोते हैं। सोमेंद्र नाथ टैगोर जो हैं कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर के पोते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के पोते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। वे बंगाल में समाजवादी घोषणा पत्र के पहले अनुवादक थे, वे बंगाल में समाजवादी घोषणा पत्र के पहले अनुवादक थे। वे कलोल समूह के नियामक लेखक हैं, वे कलोल समूह के नियामक लेखक हैं। कौन? तो एक मिनट देखिएगा कौन है लेखक? तो देखिएगा एक मिनट, हाँ कौन है? तो देखिएगा सोमेंद्रनाथ टैगोर हैं। देखिएगा सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा रूसी, फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी और बंगाली जैसे कई भाषाओं में लेख लिखा करते थे। उनकी अपनी पुस्तक जो है, सोमेंद्रनाथ टैगोर ने जो पुस्तक लिखी है, रूस, त्रयी, जात्री, रविंद्रनाथ गान, क्या तो साम्यवाद एवं श्यामवाद और बुतपस्ती हिम, पूंजीवाद, लोकतांत्रिक क्रांति और भारत हिम, अस्थायी क्रांति है, गांधी हिम, ये सभी किसने लिखा है? तो सोमेंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा जो है भारतीय बोल्शेविक लेनिनवादी पार्टी के संस्थापक कौन है? तो एडमंड समरकोटी है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके भारतीय बोल्शेविक लेनिनवादी पार्टी की स्थापना भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वर्ष 1942 में की गई थी। इसका मुख्यालय कलकत्ता है। भारतीय बोल्शेविक लेनिनवादी पार्टी का मुख्यालय कहाँ? तो कोलकाता है। भारत में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के संस्थापक कौन है? तो M.N. राय। भारत में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के संस्थापक कौन है? तो M.N. राय। कब किया था? 1940 में किया था, 1940 में किया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। भारतीय बोल्शेविक पार्टी के संस्थापक जो हैं N. दत्त, क्या बोले हैं? N. दत्ता मजूमदार हैं। किस पार्टी के संस्थापक है? तो भारतीय बोल्शेविक पार्टी की। कब हुआ था? 1939 में। इसका मुख्यालय नागपुर में, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नागपुर में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19। क्या? तो द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो याद रखिएगा इसकी जो नीति थी, पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिटने पर ब्रिटेन का सहयोग। तो देखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध, आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 से 45, जबकि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध में नागासाकी और हिरोशिमा। तब पूछेंगे नागासाकी पर बम कब गिरा गया था? नागासाकी पर बम कब गिरा गया था?
6 अगस्त 1945 पर, 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को कहाँ तो नागासाकी। जबकि पूछेंगे हिरोशिमा पर कब गिराया गया, तो हिरोशिमा पर कब गिराया गया, तो 9 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। पीछे ध्यान से याद रखिएगा। और 6 अगस्त 1945 को जो गिराया गया था लिटिल बॉय थे, लिटिल बॉय थे। यहाँ पे से ध्यान से लिटिल बॉय जो है बम का नाम है, क्या तो बम का नाम है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर जर्मनी ने आक्रमण किए थे। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर जर्मनी ने आक्रमण की, तब ये विश्व युद्ध छिड़ा था। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20, क्वेश्चन नंबर 20 जो है क्या तो सहायक संधि के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय नरेशों को किस कार्य को नियंत्रित किया, किस कार्य को नियंत्रित किया, तो याद रखिए उनके राजस्व प्रशासन के, उनके राजस्व प्रशासन के। 20 का जो होगा बी है, 20 का क्या तो बी है। तो देखिएगा सहायक संधि के बारे में बताते हैं। सहायक संधि गैर हस्तक्षेप नीति है, सहायक संधि जो है गैर हस्तक्षेप नीति है। लॉर्ड बेलेजली द्वारा 1789 से 1805 तक गवर्नर जनरल के पद पर रहे और लॉर्ड बेलेजली ने ही सहायक संधि लाया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। सहायक संधि किसने लाया था, लॉर्ड बेलेजली ने लाया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 तो देखिएगा शहरी हेलीक्राफ्ट के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, तो 21 का जो होगा अंग्रेजों द्वारा हेलीक्राफ्ट कर्मियों का दमन करना, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा सिंध पर कब्जा करने का हक हमें नहीं है, सिंध पर कब्जा करने का हक हमें नहीं है, किंतु फिर भी हम ऐसा करेंगे। यह बहुत लाभदायक, उपयोगी तथा मानवतापूर्ण निजता होगी। यह किसने कहा, यह किसने कहा है, तो याद रखिएगा चार्ल्स नेपियर ने कहा था, चार्ल्स नेपियर ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी होगा। मीर कासिम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जाने वाली जमींदारों में निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं है, कौन सी सम्मिलित नहीं है, तो याद रखिएगा 24 परगना सम्मिलित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 लॉर्ड लिटन द्वारा गृहीत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का उद्देश्य क्या था, 1878 का उद्देश्य क्या था, तो याद रखिएगा भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया, अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया, तो याद रखिएगा प्रशासनिक सुविधा के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 है संयता का गुण पाया जाता है, संयता का गुण पाया जाता है केवल द्रव और केवल गैस, ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो 27 गुरुत्वाकर्षण के पश्चात प्रभाव के कारण चट्टानों और भूमि के कणों की अपने मूल स्थानों से हटकर किसी निचले स्थान पर एकत्रित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एक स्थान से दूसरे हटाने की, तो क्या तो बृहद क्षरण कहते हैं, बृहद क्षरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा स्थित धारावली परिनलिका का उपयोग किस रूप में किया जाता है, किस रूप में किया जाता है, तो 28 का जो होगा प्रकाश के रूप में, प्रकाश के रूप में, ऑप्शन नंबर सी। मायोग्लोबिन में हीम जैविक रूप से महत्वपूर्ण जिसका प्रयोग निम्न संचय में किया जाता है, निम्न संचय में किया जाता है, तो 29 का मांसपेशियों में ऑक्सीजन, मांसपेशियों में ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी होगा। वह क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा वह छोटा जीव कौन है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, प्रजनन करने में समर्थ है, तो याद रखिएगा माइक्रोप्लाज्मा है, ऑप्शन नंबर डी है, माइक्रोप्लाज्मा है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य है, सामान्यतः स्त्रियों का आवाज़ तारतम्य पुरुषों की तुलना में अधिक होती है, पुरुषों की तुलना में अधिक, ऑप्शन नंबर ए है। पेनिसिलिन में किसका संश्लेषण निरोधक है, पेनिसिलिन में किसका संश्लेषण निरोधक है, तो जीवाणु की कोशिका भीति का, जीवाणु की कोशिका भीति का, ऑप्शन नंबर ए है। क्या स्नायु किन
तंतुओं से मिलकर बनती हैं, स्नायु किन तंतुओं से मिलकर बनते हैं? तो 33 का जो होगा पीले लचीले तंतु से, पीले लचीले तंतु से, ऑप्शन नंबर सी बी है। जीव की गति का नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? जीव की गति का नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो 34 का जो होगा गलोसोफेजियक तंत्रिका, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना है तो 35। समजात गुणसूत्र कब युग्मन करते हैं? समजात गुणसूत्र कब युग्मन करते हैं? तो 35 का जो होगा केवल अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम पूर्वावस्था में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, एक फूल के प्रजनन भाग कौन सा है? एक फूल के प्रजनन भाग कौन सा है? तो याद रखिएगा पुंकेसर एवं कापेल से, पुंकेसर एवं कापेल, ऑप्शन नंबर ए है। आगे देखिएगा, शिशु पोषक बोतल तथा शीतल पेय बोतल समानता बनी होती हैं, तो 37 का जो होगा डी है। 37 का जो होगा क्या? तो डी। पॉलीस्टाइलिन है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38, क्या? तो फिनलॉन का 1% बिलियन है, फिनलॉन का 1% बिलियन है। 38 का जो होगा डी है, बी संक्रामकी है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, शुद्ध सोडियम क्लोराइड को जल में घोलने पर प्राप्त घोल बनता है। शुद्ध सोडियम क्लोराइड को जल में घोलने पर प्राप्त घोल पीएच माना जाता है। तो याद रखिएगा 39 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी उदासीन होता है, क्या? तो उदासीन होता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक का लेख कौन सा है? प्रसिद्ध पुस्तक का लेख कौन सा है? तो रमेश चंद्र दत्त हैं। भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली पुस्तक रमेश चंद्र दत्त हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है? तो याद रखिएगा कीटों की वृद्धि करने वाला विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, वैक्सीन शब्द की व्युत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई है। यह शब्द किससे संबंधित है? तब 42 जो है गाय से संबंधित, किससे है? तो गाय से संबंधित है। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डीडीटी का पूरा नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो होगा हाइड्रोटाइफाइनल ट्राइलोइथिन, ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44, देखिएगा, कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में विभाजित है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है कितने अधिकरण में विभाजित है? तो 15 अधिकरण में। कितने? तो 15 अधिकरण में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो होगा 1973 से 74 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46, कोलिसारिया एवं मेव नामक जनजाति किस राज्य में पाई जाती हैं? तो 46 का जो होगा सी है, राजस्थान में। कहाँ? तो राजस्थान में। 47 देखिएगा, निम्नलिखित गैसों पर विचार करें तो देखिएगा इसमें जो होगा नाइट्रोजन ही, ऑक्सीजन ही, आर्गन ही, कार्बन डाइऑक्साइड। तो 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या? तो देखिएगा वायुमंडलीय गैसों पर उनके आयतनों की प्रतिशत। तो पहला क्या होता है? नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र के अंश पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा बढ़ता जाता है। क्या? तो बढ़ता जाता है। 49 का देखिएगा, ऐसा अर्थशास्त्र जैसे उसे होना चाहिए, यह कथन किसका है? ऐसा अर्थशास्त्र जैसे उसे होना चाहिए, यह कथन किसका है?
तो मानक अर्थव्यवस्था का है, मानक अर्थव्यवस्था का है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष गांव के लिए ना देता है, गांव के भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष गांव के लिए ना देता है, यह किसका है? तो याद रखिएगा बेरोजगारी संबंधित सूचकांक, बेरोजगारी संबंधित सूचकांक। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। शीट नंबर 18 से क्या बोले हैं? शीट नंबर 18 से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य एवं प्रश्न बनते थे हम ये सब इस वीडियो में करा दिए हैं। बस आप इसे एक बार पुनः दोबारा देख लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से जितने भी प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।